हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों आज है शनिवार और हर शनिवार को हम डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और दोस्तों आज हम कुल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी, साइंस और फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे डैश 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 गिरफ्तारी के विरोध में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। और आपके ऑप्शन है दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद और मजहर उल हक, या फिर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर अंतिम ऑप्शन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी को और डॉक्टर सत्यपाल को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट का विरोध करने कारण। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह की कई बातें आ रही हैं, तो अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका पूरा रीज़न क्या था, कारण क्या था। तो इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1914 ईस्वी से, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और इस विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है तो इंग्लैंड के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में भेजना शुरू किया और इसका विरोध किया भारतीय नेताओं ने कि भाई युद्ध तो आपका है, युद्ध आप लड़ रहे हो, तो फिर उसमें हमारे सैनिकों को जाने की आवश्यकता क्या है, लड़ने की आवश्यकता क्या है, इसका विरोध किया जाता है। तत्काल में दोस्तों अंग्रेज़ों ने बहुत ही चालाकी से उन्होंने ये कहा कि अभी तो आप हमारे युद्ध में हमारा साथ दीजिए और युद्ध समाप्ति के बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। दोस्तों यह अंग्रेज़ों की एक चाल थी। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्ष 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। तो जब 1918 ईस्वी में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और अंग्रेज़ों की विश्व युद्ध में जीत होती है, तो इसके बाद दोबारा से डिमांड की जाती है कि भाई हमको अब स्वाधीन किया जाए, स्वाधीनता दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए। तब इसका ही दोस्तों अंग्रेज़ों ने इस तरह से एक एक्ट पारित किया और उस एक्ट के तहत कि ताकि ये लोग विरोध ना कर सकें। अब ये उसी एक्ट को कहा गया दोस्तों रॉलेट एक्ट, या फिर इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है और इसे पारित किया गया था मार्च 1919 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों जैसे ही इस एक्ट को पारित किया गया, भारतीय नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया और उसमें से भी पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन्होंने जो है कि इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया और इनके बाद इसका विरोध करने के कारण इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में या जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग जो है एकत्रित हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही संबंधित है। प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी माइकल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था। और आपके ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वी सिंह आज़ाद, मोहन सिंह जोश, उधम सिंह या फिर सरदार किशन सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 उधम सिंह। इस संदर्भ में दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 13 अप्रैल 1919 को अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो इसी जो वहाँ पर एकत्रित हुए थे और वो अपने नेताओं का विरोध कर रहे थे, तो इसी विरोध को ख़त्म करने के लिए दोस्तों उस समय के जो वहाँ के जनरल थे पंजाब के, उन्होंने इस भीड़ पर जो कि निहत्थी भीड़ थी उस पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इसी भीड़ में सरदार उधम सिंह भी थे, लेकिन वह संयोगवश बच गए थे। और बचने के बाद दोस्तों उन्होंने यह कसम खाया कि वह इस हत्याकांड के दोषियों को सजा देंगे। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1940 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड जाकर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है उसका त्याग दिया था, जबकि शंकर नायर जो कि उसमें वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने अपनी सदस्यता का भी त्याग कर दिया था। बाद में दोस्तों जो है कि इस घटना की जांच के लिए अंग्रेज़ों द्वारा एक हंटर कमीशन का गठन किया गया था
वहीं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी मदन मोहन मालवीय जी के अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित सभी फैक्ट्स को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 राज्यों की विधानसभा। और दोस्तों यह प्रश्न IAS के एग्जाम में वर्ष 1996 में पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्तों इस प्रश्न के संबंध में आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह चुनाव आयोग द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, और इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दोस्तों यह निर्वाचन किया जाता है 5 वर्षों के लिए। इसके बाद दोस्तों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह भारतीय राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। दोस्तों इसके बाद 5 वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों के लिए उनका निर्वाचन किया जाता है, तो 5 वर्ष के बाद तो ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाता है उनका पद। लेकिन अगर 5 वर्षों से पहले ही अगर राष्ट्रपति चाहें तो स्वेच्छा से वह अपना त्याग पत्र दे सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर इन 5 वर्षों के दौरान ही अगर वह अपना त्यागपत्र भी नहीं दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी अगर उनको हटाया जाना है तो भारत के राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है। और उस महाभियोग की प्रक्रिया जो है भारतीय संसद के जो दोनों भाग हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी इस विधेयक को लाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों महाभियोग। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैसा कि प्रश्न में भी पूछा गया था कि कौन हैं जो कि निर्वाचक मंडल के तो सदस्य हैं लेकिन वह उनके महाभियोग के सदस्य नहीं हैं। तो दोस्तों निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वह लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों अगर उनको हटाया जाना है तो लोकसभा और राज्यसभा में यह विधेयक लाया जा सकता है। इसका हटाए जाने से, किसी भी देश के राष्ट्रपति को हटाए जाने से राज्यों की विधानसभाओं से कोई लेना देना नहीं है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। और आपके ऑप्शन है दोस्तों लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जैसा कि अभी वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों डोवर, बेरिंग, जिब्राल्टर या फिर हरमूज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जिब्राल्टर। दोस्तों इस प्रश्न में एक शब्द आ रहा है जल संयोजी। तो जल संयोजी क्या होता है दोस्तों कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ यानी कि 2 बड़े पानी के तंत्र हों, उनको कोई एक पतली सकरा रास्ता के द्वारा जब जुड़ता है तो वही कहलाता है जल संयोजी, या उसे जल संधि भी कहते हैं। तथा इंग्लिश में दोस्तों इसको स्ट्रेट कहा जाता है, जिससे बहुत सी महत्वपूर्ण स्ट्रेट है, इसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, तो बहुत से स्ट्रेट्स हैं। तो उनमें ही है दोस्तों एक जिब्राल्टर जल संधि जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहीं पर दोस्तों आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि अफ्रीका का मोरक्को देश जबकि यूरोप का स्पेन देश, इन दोनों के बीच में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। लेकिन दोस्तों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताता चलूँ कि जो जिब्राल्टर रॉक है या जो जिब्राल्टर जगह है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि ये स्पेन में दिख रहा है, लेकिन दोस्तों स्पेन का ही लैंड मास में एक छोटा सा जगह है जो जिब्राल्टर या जिब्राल्टर रॉक भी कहलाता है। तो वह जो स्थान है दोस्तों उस पर आधिपत्य है वर्तमान समय में ब्रिटेन का। इस चीज़ को आप दोस्तों आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि इसी जिब्राल्टर जलसंधि को या जिब्राल्टर स्ट्रेट को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे
कि अगर कभी भी आपको भूमध्य सागर के अंदर आना है अटलांटिक ओशन से, तो आपको हमेशा जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर ही गुजरना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हरमुज जल संधि पाई जाती है, और आपके ऑप्शंस है दोस्तों काला सागर और मारमारा सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अगला ऑप्शन है दोस्तों अरब सागर और लाल सागर के बीच में, जबकि अंतिम ऑप्शन है दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। दोस्तों यहीं पर इस मैप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज, तो दोस्तों यह स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है वह पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्थित है, ऐसा आप मैप में देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि यह जो पॉइंट आपको टिप दिख रहा है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये ईरान और यूएई के बीच में है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जहाँ पर यह कर्सर ब्लिंक कर रहा है वह जो फाइनल पॉइंट है वह ओमान का हिस्सा है, न कि यूएई का। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है वो ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आयोडीन। दोस्तों घेंघा गले में होने वाला एक रोग है जो कि शरीर में आयोडीन की कमी से होता है, और दोस्तों कई बार टीवियों में भी आपने विज्ञापन में देखा होगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि नमक में आयोडीन पाया जाता है जिसकी हमें बॉडी की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और आपके ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, विटामिन डी। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश के नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश, और आपके ऑप्शन है दोस्तों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, किर्गिस्तान। इस संदर्भ में दोस्तों इस मैप के माध्यम से आपको बता चलूँ कि यहाँ पर जो 5 देश दिखाई दे रहे हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, तो दोस्तों यह पांचों देश जो कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो दोस्तों विघटन के बाद यह पांचों देश अलग अलग देश बन गए और यह रूस से अलग हो गए हैं। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि यह पांचों देश संयुक्त रूप से सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया कहलाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें से एक देश है किर्गिस्तान, जिसका मतलब होता है 40 कबीलों का देश। और इसी किर्गिस्तान का दोस्तों जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे कि किर्गिस्तान के जस्ट बगल में ही एक देश है तजिकिस्तान। तो दोस्तों इन दोनों ही देशों के बीच में अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में पानी को लेकर झगड़ा हुआ, और इस झगड़े में 31 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई है, और आपके ऑप्शन है दोस्तों एम्पियर, वोल्ट, वाट या फिर कूलाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वाट। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की हम बात करें तो एम्पियर जो है वह विद्युत धारा की इकाई है, जबकि वोल्ट विद्युत विभव का, वहीं पर दोस्तों जो कूलाम है वह विद्युत आवेश की इकाई है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, और आपके ऑप्शन है दोस्तों कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद या फिर बंगाल विभाजन के बाद। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।